हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। आज हम लोग एसएसटी की पेडागोजी का चैप्टर नंबर 4 है, इसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज का चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो एसएसटी का जो हम अध्ययन करते हैं, टीचिंग करते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आती हैं, ठीक है, समस्याएँ क्या क्या हैं। तो इन समस्याओं के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स हमको कहाँ पर आती है, ठीक है। कैसी धारणा बनी हुई है समाज में एसएसटी के प्रति, सामाजिक अध्ययन का हो या सामाजिक विज्ञान का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, पहले तो हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद में हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखे हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि लेटेस्ट आए हुए हैं, फिर हम उनको करेंगे। तो सबसे पहले तो सामाजिक अध्ययन के प्रति धारणा की बात करते हैं। देखिए, समाज में सामाजिक अध्ययन को कुछ लोग नीरस अनुपयोगी विषय मानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सत्य बात है कि बहुत से लोग ऐसा मानना है उनका कि जी एसएसटी पढ़ के ही क्या करोगे, तो बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, यूजलेस है। इन धारणाओं के साथ सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की प्रक्रिया जो होती कैसी हो जाती, प्रभावित हो जाती है, क्योंकि लोग जो है निगेटिव इसके प्रति है, ठीक है, उनके माइंड में जो है निगेटिव थॉट भरे हुए हैं, अनुपयोगी है, नीरस है, इस प्रकार की बातें करते हैं, जिससे एसएसटी मतलब सामाजिक अध्ययन की शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। इससे सामाजिक अध्ययन के प्रशिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों का मनोबल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, उनका मोटिवेशन जो होता है कम हो जाता है। जो बीए किए हुए होते हैं उनको थोड़ा नीचे समझा जाता है, बीएससी वालों को थोड़ा ऊपर समझा जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीए किए हुए डीएम बनते हैं जाके, ठीक है, आईएएस बनते जाके हैं, बीए किए हुए, बीएससी किए हुए हो सकता है ना बन पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएससी किए हुए भी बन सकते हैं, बीए वाले भी बन सकते हैं, तो बीए कोई जो है कम नहीं है, तो आप कम मत आंकिएगा, ठीक है। इति, इतिहास के संबंध में धारणा क्या बना रखी है लोगों ने, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने भी देखा होगा। इतिहास के संबंध में मान्यता है कि अतीत की अनावश्यक जानकारी उपलब्ध कराती है। इतिहास का मतलब केवल इतना है कि जो प्राचीन युद्ध कब हुए, कौन युद्ध कब हुआ, क्या कारण था, केवल इतना ही पढ़ते रहना। क्या केवल इतिहास वही है जो किताबों में बंद है, जो कि प्राचीन काल में क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी, तो वही इतिहास है? नहीं, वो नहीं इतिहास है, वो भी है, उसके साथ ही साथ और कुछ भी बहुत चीजें हैं। इसमें छात्रों को उबाऊ तथा लंबे उत्तर लिखने को विवश किया जाता है, मतलब कि वही किया जाता है कि बस बीए की कॉपी भराना, एमए की कॉपी भराना, 8-8 10-10 पेज के लॉन्ग लिखाना, क्योंकि वहाँ तो केवल लिखा हुआ देखा जाता है। क्या ऐसा है? ऐसा है तो बहुत गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट एसएसटी। सामाजिक अध्ययन के विषय में एक धारणा ये भी प्रचलित है कि इसमें अवसर बहुत ही कम सीमित है, ठीक है, मतलब रोजगार उन्मुख ही कम है, रोजगार प्लस उन्मुख, कि अगर आपने एसएसटी पढ़ाई की है तो आपके लिए जो है जॉब लगने के आपके चांस कम है। भाई आपको साइंस पढ़नी चाहिए थी, तब आप हो सकता था आप कोचिंग खोल के बैठ जाते, मैथ साइंस, ठीक है, या इंग्लिश की किसी की भी। लेकिन अगर आपने एसएसटी की पढ़ाई की है तो इसकी कोचिंग भी नहीं चलती है, मतलब कुल मिला के इसमें रोजगार के जो है साधन है वो कम है, ठीक है, अवसर कम है, इसका मानना ये है। ये केवल उच्चतर शिक्षा में ही महत्व रखता है, जो एसएसटी है वो केवल हायर एजुकेशन में पीएचडी करने हैं, आईएएस पीसीएस बनने हैं, केवल वहीं तक ये ठीक है, ठीक है। वैसे इसके प्रति जो है लोगों में बहुत नकारात्मक सोच भरी हुई है। तो ये तो है, हो गई धारणा, कॉन्सेप्ट। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में प्रमुख चुनौतियां, चुनौतियां कहिए या समस्याएं कहिए, ठीक है, चैलेंज से एसएसटी स्टडी देख लेते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं। उद्देश्य से संबंधित चुनौतियां, सामाजिक अध्ययन के जो उद्देश्य हैं वो कहते हैं वो व्यापक हैं बहुत ज्यादा, अतः इसके उद्देश्यों को सही प्रकार से निर्धारित करना क्या है, मुश्किल है। अभिवृत्ति से संबंधित चुनौतियां, सामाजिक अध्ययन पूरी तरह से विज्ञान नहीं है। हाँ सही बात है, विज्ञान नहीं है। देखिए, विज्ञान का मतलब होता है जो ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब कहीं भी चेंज ना हो, जिस पर मानव का कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे अगर जो जो न्यूटन के नियम इंडिया में पढ़ रहे हैं वही तो न्यूटन के नियम
यूएसए में भी पढ़ेंगे, कनाडा में भी वही पढ़ेंगे, ब्रूंडी में भी वही पढ़ेंगे, तो सभी जगह वही पढ़े जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है एसएसटी के केस में। इसमें जो होता है, इसमें इफेक्ट होता है पर्सन टू पर्सन। इसमें जो है व्यूज जो होते हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज है, इसमें चेंज होते रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान कहना वैसे गलत है, लेकिन कहा जाता है। इसलिए इसके शिक्षण में व्यक्तिगत अभिवृत्तियां, ठीक है, पर्सनल एटीट्यूड ज्यादा प्रभावित करती हैं। विभिन्न अभिवृत्ति के लोग सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का उपयोग अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। शिक्षक से संबंधित चुनौती ये तो थी अभिवृत्ति से। अब शिक्षक से, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को योग्य तथा कुशल प्रशिक्षित होना चाहिए। साथ ही शिक्षक को तार्किक तथा विचारशील होना चाहिए। भाई जितना ज़्यादा टीचर जो हमारा लॉजिकल थिंकिंग करने वाला होगा, विचारात्मक होगा, उतने ही अच्छे बच्चे होंगे, उतनी ही अच्छी प्रकार से वो अपने ज्ञान को डिलीवर कर पाएगा, सिखा पाएगा। वह पूर्वाग्रह मतलब ऐसा कौन हो किसी चीज से बायस बैठा हुआ है, किसी चीज को मन में रखे हुए है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विषयों का उपयोग करने लगता है। जैसे उसने किसी कास्ट के प्रति, धर्म के प्रति कोई अगर पूर्वाग्रह बना लिया कि ये तो लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ये पढ़ लिख कर क्या करें, तुम पढ़ लिख कर क्या करो, तुम तो लोग बस यही काम करोगे, कुछ भी कह दिया, तो इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रहित नहीं होना चाहिए अध्यापक को। उपयोगिता से संबंधित चुनौतियां, वही बात है, रोजगार के कम अवसर होने के कारण इसलिए जो है सामाजिक अध्ययन को कम समझा जाता है, लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते। शिक्षण शिक्षण विधि के चयन संबंधी चुनौतियां, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि छात्रों के अनुकूल तथा मनोरंजक बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में इसके शिक्षण में व्यवहारिकता को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ के हमको पढ़ाना चाहिए, शिक्षण विधियां जो भी हम अपना। क्रियाकलापों के चयन संबंधी चुनौती, कौन सी एक्टिविटी हमको करवानी चाहिए, कौन सी नहीं करवानी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन तथा अध्यापन में क्रियाकलापों को कम महत्व दिया जाता है। एक्टिविटी का मतलब तो केवल साइंस में ही समझा जाता है, सबसे ज़्यादा साइंस और मैथ में, जबकि हमको एसएसटी में भी करवानी चाहिए। आगे क्या है, मूल्यांकन से संबंधित चुनौतियां, सामाजिक अध्ययन का मूल्यांकन अधिक कारकों पर निर्भर करता है, अतः ये निर्धारित करना कठिन होता है कि किस कारक को कितना महत्व देना है। मतलब ऐसा मूल्यांकन में केवल कोई एक ही फैक्टर हावी नहीं होता है, बहुत से फैक्टर्स जो होते हैं उनका महत्व अपना अपना अलग अलग होता है। तब जो ओवरऑल मूल्यांकन करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि किस चीज़ को हम ज़्यादा बेस्ट समझे, किसको हम अधिक इम्पोर्टेंस दें। तो ये तो इतनी मेन चुनौतियां हो गई, ठीक है। इसके आगे भी हम पढ़ते हैं, आगे क्या है इसके, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें। सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी एसएसटी की बुक हो उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, सामाजिक सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्यक्रम का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है, ठीक है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है। इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को ज्ञान कराना नहीं है। एसएसटी की पुस्तक का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको पर्वतों के बारे में बता दिया, नदियों के बारे में बता दिया, पहाड़ों के बारे में बता दिया, ज्वालामुखी के बारे में बता दिया, या हिस्ट्री के बारे में बता दिया। केवल आपको जो है आपके ऊपर नॉलेज की बमबारी करना ही नहीं है इसका अर्थ, बल्कि समझ का विस्तार करना, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जैसे आपने भूकंप के बारे में पढ़ा, अब आपके यहाँ भूकंप आया, तब आप समझ सके, उस प्रक्रिया से जोड़ सके कि अच्छा भाई भूकंप के बारे में पढ़ा था, ये इसके कारण होते हैं, इसके कारण भूकंप आता है। समाज के विभिन्न पक्षों के किताबी ज्ञान को व्यवहारिक रूप से उपयोग करने में सहायता करना। मान लीजिए आपने बुक में तो कोई चीज़ पढ़ा दी, समझा दी, रटा दी, लेकिन बच्चा उसको प्रैक्टिकल में समझ ही नहीं पा रहा, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि अपने अर्थक्वेक के बारे में तो बस पढ़ा दिया है, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में तो आपने पढ़ा दिया है,
लेकिन बच्चा रियल में उसको समझ नहीं पा रहा है, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कैसी है? एक सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी है। कैसी है? डाइवर्स है। जस्ट 1 मिनट। जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी है? एक डाइवर्स सोसाइटी। इसमें अलग अलग कल्चर के, अलग अलग के जो हैं लोग पढ़ते हैं, मतलब सभी लोग समाहित हैं। सभी वर्गों को सम्मिलित करना चाहिए। तो जो आप बुक बनाएं, टेक्स्ट बुक बनाएं, तो जो सिलेबस तैयार करें उनमें सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनमें सभी को दिखाया जाना चाहिए, केवल कुछ ही लोगों को, समूह को नहीं। पाठ्य पुस्तक में तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाली ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो बुक, टेक्स्ट बुक हो वो इस प्रकार की हो जिससे बच्चों के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका विकास हो सके, ताकि किसी की भावना को बिना चोट पहुंचाए निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। किसी भी चीज के इतने पहलू, सभी पहलू बता दीजिए जिससे कोई अपने आप को कम भी ना समझे। ठीक है, कोई किसी की भावनाएं भी आहत ना हो और हमारा काम भी हो जाए और हम बच्चों को समझा भी दें। जैसे हमको छुआछूत के बारे में पढ़ाना, अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ाना, तो इसको इस प्रकार से पढ़ाइए कि जो किसी को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह दें। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक में मानवीय व्यक्ति के अनुभव का समावेश किया जाना चाहिए। जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं इनको भी शामिल करना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक इस प्रकार की हो जिसमें शिक्षक तथा छात्रों में वैज्ञानिक अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास किया जा सके। मतलब ये छात्रों में जो है साइंटिफिक डिस्कवरी की बात की जा रही है, का डेवलपमेंट किया जा सके। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्रीय विशेषताओं को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक में शामिल करे। मतलब वही बात है कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे पूरी इंडिया है तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया है, अगर आपको जो है दिखाना है, डांसेस दिखाने हैं, तो आपने नॉर्थ इंडिया का बता दिया, साउथ इंडिया का दिखा दिया, ईस्ट इंडिया का दिखा दिया, वेस्ट इंडिया का दिखा। तो पूरी कंप्लीट सबको शामिल कीजिए ना, तभी तो बच्चे सीखेंगे कि हमारे देश में क्या है क्या नहीं है। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए क्षेत्रीय विशेषताओं को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक में शामिल करें। ठीक है, जो कि रीजनल हमारी डाइवर्सिटीज है। तो ये तो किस प्रकार की हमारी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए और क्या सिलेबस होना चाहिए, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम सामाजिक अध्ययन के उपागम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अप्रोच होते हैं, किस अप्रोच से हमको एसएसटी को पढ़ाना चाहिए जो कि बेस्ट रहेगी बच्चों के लिए। देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ऐसे उपागम को अपनाना चाहिए जिससे छात्रों में कल्पनाशीलता, तर्कशीलता, विश्लेषण, आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो। ये कीवर्ड्स हैं, आप उनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। वैसे तो रटना गलत होता है लेकिन हम लोगों को याद करना है। जैसे कल्पनाशीलता बच्चे में विकसित हो, तर्क शक्ति आ जाए, विश्लेषण क्षमता हो जाए, आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो। किसके लिए? इस प्रकार के आप ऐसे मेथड से पढ़ाइए। जस्ट 1 मिनट। हो सके छात्र जो है प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करें। अब जो उन्होंने पढ़ा है, लिखा है, सीखा है, उसको अपनी रियल लाइफ में प्रयोग कर सके। सबसे पहला उपागम, हमारा उपागम का मतलब अप्रोच, आप किसी चीज को कैसे करते हैं। समस्या आधारित उपागम, प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच। ये क्या है? इस उपागम का मूल उद्देश्य छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना है, जिससे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, समस्याओं को जो है सॉल्व करना सीख जाए। इसमें निम्नलिखित बातों को शामिल किया जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी। शिक्षण का केंद्र जो है समस्या होनी चाहिए। हाँ ठीक है, जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं उसके सेंटर में क्या होनी चाहिए? हमारी प्रॉब्लम। सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान की प्रक्रिया तथा चरणों का क्रमबद्ध समावेश करना।
समस्या समाधान और निर्णय क्षमता को सामाजिक जीवन में उपयोग करने लायक बनाना। अब जो मान लीजिए जो समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बच्चे ने अपने बुक में पढ़ाई लिखाई में तो कर लेता है, लेकिन ऐसे ही कोई समस्या रियल लाइफ में आती है तब वो नहीं कर पाता। आप उसको इस प्रकार से तैयार कीजिए कि मैथ की प्रॉब्लम है, साइंस की है, हिस्ट्री की है, ये तो वो कर ले। इसके साथ ही साथ अगर कोई रियल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी आराम से वो सॉल्व कर ले। शिक्षक द्वारा ज्ञान के उपयोग का व्यवहारिक प्रयोग करके सिखाना, ना कि केवल किताबी ज्ञान देना, ऐसा कि आप लोग जानते हैं। इसके आगे इसके अंतर्गत सामाजिक रचनावादी उपागम का प्रयोग किया जाता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, जिसमें हम बच्चे जो होते हैं समाज में ज्ञान को सीखते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, जिसमें अध्यापक अवसर और साधन प्रदान कर शिक्षार्थियों को स्वयं करने, ठीक है, स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण करने के लिए कहता है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग की बात की जा रही है। जो टीचर है वो उनको अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, जो मीन्स होता है, साधन होते हैं, टूल्स होते हैं, वो प्रोवाइड कराता है, फिर कहता है अपने आप प्रयोग कीजिए और डिस्कवरी करके सीखिए। इसे ही हम कहते हैं रचनात्मक उपागम, सामाजिक रचनात्मक उपागम। तो पहला हमारा उपागम कौन सा हो गया, समस्या आधारित उपागम। दूसरा कौन है, प्रयोग आधारित उपागम। ये क्या है, नाम से ही क्लियर प्रयोग रहेगा, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड अप्रोच। इसमें शिक्षक छात्रों को स्वयं करके सीखने पर जोर देता है, वही बात है लर्निंग बाय डूइंग। इसमें शिक्षक को उत्प्रेरक की तरह कार्य करना होता है। जो टीचर होता है वो क्या करता है, एक कैटा, ये उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैटालिस्ट, आई थिंक कैटालिस्ट की भांति कार्य करता है। मतलब उसकी एक्साइटमेंट बच्चों में डेवलप करता है सीखने के लिए। इस प्रकार के उपागम में सामुदायिक कार्य तथा ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटनों को सम्मिलित किया जाता है। क्यों, क्योंकि जिससे बच्चे उनको सीख सके। अब मान लीजिए बच्चों को आपने लाल किला की विजिट करा दी, ठीक है, टूर करा दिया, या रेड फोर्ट का करा दिया, लाल किला का, कहीं का भी हो सकता है, तो बच्चे क्या उससे बहुत सी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। शिक्षण पाठ्य पुस्तक का जीवन संबंधित होना, जो भी लर्निंग बच्चे करें उसका पाठ्य पुस्तक और जो हमारी रियल लाइफ है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, जुड़ाव होना चाहिए। थर्ड क्या, सहयोग आधारित अधिगम, कोलाबोरेशन बेस्ड अप्रोच। ये क्या है, सहयोग का मतलब एक दूसरे से परस्पर जो हम अधिगम करते हैं उसको कहते हैं। उसमें शिक्षण कार्य सहयोग से किए जाने पर बल दिया जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग भी इसको कहते हैं। कोलाबोरेशन को हम कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सहगामी अधिगम या सहयोग अधिगम एक ही बात है। सहयोग आधारित शिक्षण प्रदान करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। वह विद्यालय में सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने का काम करता है। मान लीजिए जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला है, तो बच्चे कैसे कोऑपरेटिव लर्निंग कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट जो है, टीचर का काम है इन्वायरमेंट को ठीक बनाना। समूह कार्य पर बल दिया जाता है, ठीक है, ग्रुप ग्रुप एक्टिविटी पर इसमें फोकस दिया जाता है, किसमें, सहयोग आधारित अधिगम या उपागम। सहयोग आधारित अधिगम उपागम, पूरा नाम ये होना चाहिए था। फोर्थ कौन सा हमारा, बस इतनी है, छोटी ही क्लास है, समुदाय आधारित उपागम। अब इसमें हम समुदाय को केंद्र में रखकर सीखेंगे, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। यह सहयोगात्मक शिक्षण का ही एक भाग है, मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें समुदाय को ही अधिगम का केंद्र माना जाता है, बनाया जाता है। समुदाय आधारित अधिगम में स्थानीय स्रोतों को महत्व दिया जाता है, जो हमारे लोकल रिसोर्सेस होते हैं उनको। इसमें शिक्षक एक ऑब्जर्वर की भांति कार्य करता है, पर्यवेक्षक। जो शिक्षक का काम रहेगा वो देखेगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं केवल ऑन पेपर पर ही सब कुछ करते रहे कि फील्ड में कभी देखा ही नहीं जाके। तो टीचर एक ऑब्जर्वर का काम करता है इसमें। समूह आधारित उपागम, टीम बेस्ड अप्रोच, इसमें क्या है,
लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए टीम में बालक बालिका जो है हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाए जाते हैं। पहले तो होमोजीनियस ग्रुप बनाए जाते थे, मतलब लड़का लड़की दोनों होंगे एक ग्रुप में। इससे क्या है, उनके अंदर लिंग समानता आ जाए, एक दूसरे को नीचा ना समझे। समूह शिक्षण से स्वयं करके सीखने के साथ साथ समन्वय तथा सहयोग का विकास होता है। देखिए है, स्वयं करके लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, जिससे वे अब यहाँ पे जो लड़का लड़की वाली चीज़ है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये भी कम हो जाएगी। इसलिए ऐसे जो है हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाए जाते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषम लिंगी। समूह शिक्षण में शिक्षक पर्यवेक्षक, अब जो इसमें टीचर क्या क्या करेगा, ऑब्जर्वर तो का रहेगा ही, पर्यवेक्षक तो रहेगा ही, साथ ही साथ एक मैनेजर की तरह भी काम करेगा, एक प्रबंधक का भी काम करेगा कि कौन सी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करानी है, कौन सी नहीं करानी है, क्या चीज़ आ गई है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देख रेख करेगा, तो मैनेज करेगा, वो मैनेजर की तरह भी काम करेगा और ऑब्जर्व भी करने का काम करेगा। इससे फायदा क्या होगा समूह आधारित उपागम से? इससे रचनात्मकता, साहस, उत्तरदायित्व और सहिष्णुता। रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, साहस मतलब करेजियस, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, साहित्य सहिष्णुता का मतलब होता है टोलीरेंस। ठीक है, टोलीरेंस, टोलीरेंस। ठीक है, सहिष्णु करना, एक दूसरे को निभाना। तो ये तो हमारे उपागम। अब आ जाइए क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है 2021-22 के। अध्यापक, 1 मिनट। अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रहा है? गलत लिखा है, कर रही नहीं, कर रहा है, अध्यापक है इसलिए कर रहा है। टीचर है, उसने बच्चों को एपरेटस प्रोवाइड करा दिए, मतलब टूल्स दे दिए। अब कहा है कि अब लर्निंग बाय डूइंग करो, अपने आप से प्रयोग करो, खोज करो, विश्लेषण करो। तो वो किस उपागम का, किस अप्रोच का प्रयोग कर रहा है, आपको ये बताना है। पाठ्य पुस्तक आधारित उपागम, सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम। अध्यापक केंद्रित, अध्यापक है ही नहीं यहाँ, स्वयं कर प्रयोग करके सीखने की बात की जा रही, तो और तो होगा ही नहीं। व्यवहारवादी उपागम ये भी नहीं, तो इसमें कौन सा होगा, बच्चे स्वयं से करके सीख रहे हैं, तो ये कौन सा, सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम, सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। तो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आपकी क्लासरूम में आप चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, उनके जो है पीरियड्स वगैरह इसकी मजाक ना बनाए, बच्चों में सेंसिटिविटी आ जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? छात्रों को इतिहास विषय में महिलाओं के ऊपर पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा क्या ऐसे हो सकता है कि आपने कह दिया कि जाओ भाई सावित्री बाई फूले हैं, इनके बारे में पढ़िए जाके, या और भी जो है महिलाएं, उनका आपने उदाहरण दे दिया, भीकाजी कामा है, इनके ऊपर पढ़िए, सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़िए। क्या इससे बच्चों के अंदर संवेदनशीलता आएगी? महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा, संवैधानिक प्रावधान तो बहुत है, ठीक है, लेकिन उनको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 39A है कि समान कार्य के लिए महिला पुरुष दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, ऐसा जबकि नहीं हो रहा है, तो प्रावधानों से भी नहीं होगा। आगे क्या पढ़ते हैं, भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्म विश्लेषण के द्वारा सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि ऐसा तो नहीं मैं ही महिलाओं की या लड़कियों की मजाक बना रहा हूँ, क्यों मैं मजाक बना रहा हूँ, जैसे मेरी माँ बहन है तो फिर दूसरे की है। तो इस प्रकार के जब हम अपने अंदर आत्म विश्लेषण करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तब हमारे अंदर सेंसिटिविटी जो होगी डेवलप होगी। समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति और बल संबंधों पर चर्चा के द्वारा, हाँ ठीक है, सोसाइटी में जो है आप ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनका क्या रोल है, जो पुरुष होते हैं उनका क्या रोल है,
और कैसे एक दूसरे के बिना एक दूसरे अधूरे हैं। जैसे जो पुरुष जितने भी काम करता है, अगर महिला उसके पीछे ना खड़ी है तो वो उतने काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो महिलाओं का जो काम है उसको हम कम ना समझे, कमतर ना समझे, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और उनकी कभी भी छुट्टी नहीं होती, इनका पर डे काम होता है, चाहे कोई भी मौसम हो। तो इस प्रकार से हमारे अंदर संवेदनशीलता का विकास होगा। महिलाओं के काम को नीचा समझा जाता है, जबकि हमको नीचा नहीं समझना है। तो सी एंड डी इज आवर राइट ऑप्शन। अब देख लीजिए सी डी कहाँ है, तीसरे में, तो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।